गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में स्प्रिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एक अच्छा एग्जांपल्स मिल सकता है हमारी गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में लगे हुए शॉकर्स। प्रॉपर नेम है शॉक एब्जॉर्वर्स, यानी जो शॉक है, शॉक का मतलब झटका, झटके को एब्जॉर्ब करने वाले, यानी झटके को कम करने वाले। वो अपने अंदर झटके को कहीं ना कहीं या शॉक को क्या कर लेते हैं, किसी हद तक एसिमुलेट कर लेते हैं, और जहां हम बैठे होते हैं कार की सीट पे या बाइक की सीट पे, स्कूटी की सीट पे, वहां तक जो जर्क है या शॉक है या जो झटका है वो कंपैरेटिवली कम फील होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं स्प्रिंग्स की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब नो डाउट जब स्प्रिंग्स की बात हम लोग करेंगे, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, तो साइन कन्वेंशन की जरूरत होगी, कुछ फॉर्मूलों की जरूरत होगी। यही सब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये एक स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग हेलिकल स्प्रिंग कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट अगर मैं इसको ऐसे कोई फोर्स लगा करके स्ट्रेच करता हूं तो देखिए स्ट्रेच हो रही है, छोड़ने पे वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू स्प्रिंग। तो इसी स्प्रिंग के बारे में पढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रहे, जब ये इस समय जैसे मैंने इसको हैंग किया हुआ है, दैट इज अ वर्टिकल मोशन ऑफ स्प्रिंग। तो जनरली जो हमारे शॉकर्स होते हैं वो वर्टिकल मोशन में ही होते हैं, लेकिन हम लोग इसका पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन को लेकर के हम लोग स्प्रिंग के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ हमने कोई मास अटैच किया हुआ है, ये रिजिड सपोर्ट है, और इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होता है, क्या फोर्स लगता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, क्या इसका वर्क डन का कॉन्सेप्ट आएगा, इवन पावर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग निकालेंगे आगे चल करके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट था। ध्यान रहे, जब हम लोग स्प्रिंग की बात करेंगे तो यहाँ जितने भी हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इनके बारे में अभी हम कोई भी स्टडी नहीं करेंगे। तो एज यूजुअल देखिए, डायग्राम की बात करें, जैसे ए डायग्राम है, तो मैंने इसकी रेस्ट पोजीशन को दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई मास m है डियर स्टूडेंट्स, और इस m के साथ में ये स्प्रिंग कोई अटैच की हुई है, ये अपनी नेचुरल पोजीशन में है, तो लगने वाला फोर्स जीरो है, एज वेल एज इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने यहाँ x इक्वल टू जीरो लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स। हम इसको x लिखे हैं, y लिखे हैं, z लिखे हैं। जनरली z का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल मोशन के केस में आता है, तो टर्मिनोलॉजी है। अगर z में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मोस्टली हम लोग वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होते हैं। अगर x और y लिए हुए हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारा, एक हॉरिजॉन्टल का हो सकता है, दूसरा दूसरे साइड में हॉरिजॉन्टल का हो सकता है। यहाँ जो हमारा सरफेस है वो सरफेस कैसा है हमारा, एक तरीके से विदाउट फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस स्प्रिंग को लेता हूँ और स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचता हूँ, बाहर की तरफ खींचता हूं, स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी स्प्रिंग जो है इस बॉडी को अपनी तरफ, इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। मैं स्प्रिंग को बेस कर रहा हूं, स्प्रिंग जो है इस बॉडी को, मास m को अपने जो रिजिड प्लेस है उसकी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी, उसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, यानी अट्रैक्ट करेगी। और जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो फोर्स एक्टेड बाय स्प्रिंग है, एफएस लिख रखा है हमने यहाँ, आप नोट्स में देखेंगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट्स। जो स्प्रिंग फोर्स अपनी तरफ लगा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको मोशन दिया है, लेके गए हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है। तो एग्जैक्टली ये साइन कन्वेंशन है मैथमेटिकली, जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो कि अगर मैं इसकी मीन पोजीशन से बाहर की तरफ पुश करता हूं बॉडी को, तो उस स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और स्प्रिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो अट्रैक्ट करेगी अपनी रिजिड पोजीशन की तरफ, इसलिए उसको हम लोगों ने साइन दिया हुआ है नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाली फिगर है, बी फिगर है, इसके बिल्कुल अपोजिट ये दूसरी फिगर हम लोगों ने दे रखी है। दूसरी फिगर में क्या है, हमने उसी स्प्रिंग को क्या किया है, कंप्रेस किया है डियर स्टूडेंट्स। कंप्रेस किया है तो नो डाउट स्प्रिंग का साइज कम हो गया। अब ये स्प्रिंग इस बॉडी को बाहर फेंकने की कोशिश करेगी, अपने से दूर करने की कोशिश करेगी, जो रिजिड प्लेस है वहां से दूर ले जाने की कोशिश करेगी, यानी रिपल्सन करेगी। तो सच टाइप फोर्स इज हियर टर्म्ड एज पॉजिटिव। बिल्कुल उसी के एनालॉगस, या मैं कहूंगा ऊपर वाले फिगर के अपोजिट, मीन पोजीशन से मैं इसको अंदर की तरफ ले गया था, इसलिए मेरा जो
x है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात इस डायग्राम से हमने सीखी कि कब हमें फोर्स को नेगेटिव कहना है, कब हम लोगों को फोर्स को पॉजिटिव कहना है, या कब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कहना है या नेगेटिव कहना है। आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्प्रिंग जो है वो हमेशा बॉडी के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, या ये मैं कहूंगा हमेशा वो जो है कोशिश करती है बॉडी को मीन पोजीशन में लाने की। दोनों ही केसेस में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये मेरा रिजिड प्लेस है और मैं यहाँ से इसको खींच के दूर ले गया हूं, तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस लाने की कोशिश करेगी। दूसरा केस था मैं इसको कंप्रेस किए हुए हूं, तो ये स्प्रिंग इसको अपने से दूर ले जा करके जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो हमेशा एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगी जो टेंडेंसी रखेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो जो फोर्स स्प्रिंग लगाती है मीन पोजीशन में लाने के लिए उसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना, वापस अपनी पोजीशन में लाना, क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और एग्जैक्टली ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एफ फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने इसको खींचा है तो एक्स एक्सिस पे वाई है तो वाई, जेड है तो जेड है। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आता है, इसी को हम लोग हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज के, और ये माइनस का साइन इस बात के लिए होता है कि ये फोर्स हमेशा रीस्टोरिंग होता है, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। अब मीन पोजीशन को मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लीजिए ये स्प्रिंग है और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे मास रखा हुआ था, मैं इसको इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहूंगा। अब इससे बाहर ले जाता हूं तब भी स्प्रिंग इसको वापस लाएगी, इसको अंदर ले जाता हूं तब भी स्प्रिंग इसको वापस ला करके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो मीन पोजीशन पे लाने की जो कोशिश करेगी उसी को मैं क्या कहूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहूंगा। और ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा, यही होगा मेरा Fs इक्वल्स टू माइनस का kx। माइनस का साइन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि इट टेंड्स टू ऑलवेज द मीन पोजीशन। नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूं न्यूटन पर मीटर, SI सिस्टम में इसकी डायमेंशन एनालिसिस निकाल सकता हूं। एक जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए समझनी है, अगर हमारी स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, स्टिफ का मतलब सॉफ्ट नहीं है, तो उसका के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो लार्ज होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मेरी स्प्रिंग सॉफ्ट है तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। एग्जांपल के लिए ये जो मैं स्प्रिंग यहां आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इसका के जो है कम है बिकॉज ऑफ इट इज वेरी सॉफ्ट कंपेरेटिव टू आपकी बाइक, स्कूटी या कार के शॉकर्स में लगी हुई स्प्रिंग के। वो काफी स्टिफ होते हैं, काफी दृढ़ होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। स्टिफ वर्ड यूज करना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उनका जो के है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, वो कंपैरेटिवली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होता है। अब जरा हम लोग वर्क डन की बात करें, जब फोर्स की बात हुई है तो वर्क डन भी जरूर आएगा, वर्क डन जरूर आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए वर्क डन में क्या कॉन्सेप्ट है, नो डाउट फोर्स मस्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन मैं उसके लिए एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे किसके लिए, वर्क डन के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अभी शो करता हूं आपको, बताता हूं क्या और कैसे क्यों। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास अगेन वही रिजिड सपोर्ट है और यहां से ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, मीन पोजीशन इसकी ये है। अब मैंने इस पे कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई किया और एडिशनल फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे बन गया, यहां तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, x, या मैं इसको dx कह सकता हूं। जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो स्प्रिंग का फोर्स होगा F इक्वल्स टू माइनस का kx। डियर स्टूडेंट्स वर्क डन करना है तो मैं यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में dw इक्वल्स टू लिखूंगा F इंटू dx, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा क्या हुआ है, x एक्सिस पे हुआ है, स्मॉल हुआ है। ध्यान रहे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, या फिर उसका कॉस कंपोनेंट लेना होगा, वो बात की बात है। अभी कोई बच्चा थोड़ा जो ज्यादा एक्यूरेसिव है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वो तो सीधे सीधे कहेगा सर मैंने अपनी कार में देखे थे, मैंने अपनी बाइक में देखे थे, शॉकर तो टेढ़े लग रहे थे।
बिल्कुल बच्चे हो सकते हैं टेढ़े लगे हो सकता है सीधे लगे हों, तो रीजन होता है आगे यही सब हम लोगों को पढ़ना है। इवन इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल्स करते हैं, तो उसमें यही सब हम लोगों को पढ़ना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो नो डाउट अगर टेढ़े लगे हैं तो उस फोर्स का हम लोगों को एक कंपोनेंट लेना होगा टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि हम लोग वहां पे वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो वो सब फर्दर स्टडीज की बात है। हालांकि मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हो, तो वो सब सारे काम कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी अब बचा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एलोबरेट तो करना पड़ेगा। और फिर डियर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इंडिविजुअली मेरे को फोन करो, व्हाट्सएप करो, इंडिविजुअल 1 to 1 आके बैठो और अपनी जो भी क्वेरी है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने खुले दिमाग से कुछ भी सोचो, कोई बात नहीं, गलत सोचोगे सही करा देंगे, सही सोचोगे उसको एनहांस कर देंगे। आप जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे अपने से बड़े लोगों के, आपसे बड़े क्यों बड़े हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं। आपकी उम्र मान लीजिए 15 साल है, 16 साल है, आपके फादर हैं मान लीजिए वो 35 इयर्स के हैं या 40 इयर्स के हैं, तो उनके पास कितना सारा एक्सपीरियंस है। तो आप सबसे अच्छा अपना फ्रेंड बनाइए अपने फादर को, सबसे अच्छा फ्रेंड बनाइए मदर को। देखिए आपका पीयर ग्रुप है, आपकी क्लास के बच्चे हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात समझनी है कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके पास उतने ही एक्सपीरियंस हैं जितने आपके पास हैं। और आपको पता है कि अगर दो टंकियों में पानी बराबर बराबर भरा हो तो उसका फ्लो नहीं हो पाता। एक टंकी में पानी ज्यादा है, दूसरी टंकी में पानी कम है, तो फ्लो हो जाता है। तो फादर और आपके बीच में निश्चित रूप से काफी एज गैप है, वो एज गैप को पॉजिटिविटी में आप लीजिए और आपके पास जो लेस एक्सपीरियंसेस हैं उनको बढ़ाइए उनकी हेल्प से। ऐसे ही मदर के साथ, पीयर ग्रुप के साथ दोस्ती रखिए, लेकिन पीयर ग्रुप से सीखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ मिलने की संभावनाएं नहीं है। डियर स्टूडेंट्स अब मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो वर्क डन की बात हम लोग कर रहे थे, तो dw इक्वल्स टू f इंटू dx होगा। डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, dw इक्वल्स टू f क्या था मेरे पास माइनस का kx था इंटू dx। मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बड़ा सिंपल सा है, माइनस का k तो बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये माइनस का 1/2 kx स्क्वायर आ गया, दैट इज द वर्क डन। ये वर्क डन आ गया मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स वर्क डन है तो जूल में ही मेजर करेंगे हम लोग, नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, ये इसके लिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, सबको आपको पता ही है। डियर स्टूडेंट्स अब अगर इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है उसको x1 कह दें, फाइनल पोजीशन को x2 कह दें, तो विद इन लिमिट्स हम लोग वर्क डन की बात कर सकते हैं। वही लिमिट्स हम लोगों ने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में डाली हुई है। xi स्टैंड फॉर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, xf फॉर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स ये लिमिट्स जैसे ही मैं इसमें प्लेस करता हूं तो मुझे वर्क डन, what work done s लिखा है by the spring that is equals to half kxi square minus half kxf square। तो आई होप सो ये आप लोगों को बच्चों ये क्लियर हो जाएगा। और कंप्लीट जर्नी के लिए अगर मैं बात करूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को सबको इग्नोर कर दूं, तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट जर्नी में स्प्रिंग गई, वापस वहीं आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, 0 हुआ। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो इस तरह से मैंने डिस्कस किया कि कोई भी स्प्रिंग जो है वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वर्क डन का कॉन्सेप्ट दे सकती है। वर्क डन होगा, कितना होगा ये बात आप लोगों ने यहां से पढ़ ली। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात बहुत ज्यादा नहीं की है, उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको x इंटू dx लिखता हूं, ध्यान रहे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो इसका जो रिजल्ट है एक फॉर्मूले के बेसिस पे मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे n पावर और ले लेता हूं, तो x टू पावर n+1 ओवर n+1, ये मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम लोगों ने ये सारा किया हुआ है। लगा के देख लेंगे, फिर भी वैसे तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत दिनों से इंटीग्रेशन अब तो हम लोग कर ही रहे हैं। ये एक अलग बात है, मैथमेटिक्स में आप लोग 12th में करोगे, इसको टाइम काफी लगेगा वहां पे। तो मैं समझता हूं आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये इंटीग्रेशन कर लोगे छोटा सा। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या इसके कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन्स में देखें जरा, द स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स का कांसेप्ट है यहाँ पे।
और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हुक्स लॉ की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसा अभी 2 मिनट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए हुक्स लॉ जो है वो सीधा सीधा सा क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे विद इन लिमिट लिख देंगे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हुक्स लॉ की भी अपनी लिमिट्स होती हैं, ये किसी स्प्रिंग के ऊपर हमेशा काम नहीं कर सकता, विद इन लिमिट्स ही काम करता है, तो विद इन लिमिट लिख दीजिएगा, तो दैट इज हुक्स लॉ। सेकंड है द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अगेन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो पाथ है, जिस रास्ते से आप इसको ले जा रहे हो उसका कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। मैंने अभी बताया था कि आपने स्प्रिंग को पहले स्ट्रेच किया, फिर ये वापस आ गई, तो ऐसी स्थिति में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस का कांसेप्ट है, अगेन उन्हीं सब चीजों को लेकर के ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी समराइज करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अब जरा हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़ा मजेदार सा ग्राफ है, बहुत काम का ग्राफ है, और जो आपके अच्छे वाले कॉन्सेप्चुअल्स बनते हैं वो यहां से बन जाते हैं। देखिए क्या है ये ग्राफ, क्या कहता है। सबसे पहले तो ये ग्राफ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट xm, जिसको मैं मीटर में कह सकता हूं, और दूसरा फोर्स को मैं न्यूटन में कह सकता हूं, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। एज फोर्स भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने इसको चारों क्वाड्रेंट लेकर के ग्राफ बनाया है। देखिए यहां पे फोर्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा कैसा है, नेगेटिव है। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां मेरा जो फोर्स है वो नेगेटिव है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। तो दोनों ही सिचुएशन जो बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोगों ने डायग्राम लेकर के दी थी, दोनों के लिए ग्राफ हमने बना दिया। नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बिकॉज ऑफ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन आता है। शुरुआत हमारी नेगेटिव से शुरू होगी, पॉजिटिव पे जाके खत्म होगी, ओरिजिन से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं मीन पोजीशन पे आएगा ही आएगा। मीन पोजीशन से ही वो बाहर गया था, और मीन पोजीशन से ही वो क्या होगा, अंदर आएगा। दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज द एक्सटेंडेड, और दैट इज द कंप्रेसिव। तो डियर स्टूडेंट्स ये मीन पोजीशन हमारी यहाँ ओरिजिन पे हमें मिल गई। अब अगली बात हम लोग करते हैं, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या देगा, वर्क डन देगा। और इस ग्राफ के ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या देगा, इस फिगर का एरिया देगा। तो इस फिगर का जो एरिया है वो मेरा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। ट्रायंगुलर शेप है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं वर्क डन, तो इस केस में यहां पे वर्क डन मेरे को मिल जाने वाला है, और यहां पे वर्क डन मेरे को मिल जाना है वाला है। नो डाउट एक केस में स्प्रिंग वर्क डन करेगी, और एक केस में स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि हम वर्क डन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए जरा अगर मैं इस मीन पोजीशन से इसको बाहर खींच के लाता हूं तो क्या करना होगा, मुझे वर्क डन करना होगा इसको खींचने में। अब ये जब वापस जाएगा तो स्प्रिंग वर्क डन करेगी इसको अपनी मीन पोजीशन पे ले जाने के लिए। अब अगली बात, मीन पोजीशन से मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, लेकिन जब स्प्रिंग इसको बाहर धक्का देकर के यहां पे वापस लाएगी तो वर्क डन करना पड़ेगा स्प्रिंग को। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन देना है। नेगेटिव पोजीशन से बचना चाहते हो तो वर्क डन बाय अस, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल सिस्टम, या आप कहोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन माइनस प्लस के साइन का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप सो तक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इलास्टिक एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, ये इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है, अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और जब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमने यहाँ मैग्नीट्यूड्स को लेकर के ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। आई होप सो आपको इस ग्राफ को देख करके सारी चीजें याद आ गई होंगी, पहले भी इस तरह का ग्राफ हमने एक बनाया था। डिस्टेंस एज यूजुअल जो हमने पढ़ा उसको ये जांचने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हमें कितना समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट देखो बड़ा क्विक रेस्पॉन्स है। इधर से आपने जो है पैरासीटामोल की गोली ली और तुरंत आपको पसीना आ गया और बुखार आपका उतर गया। बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक
मिनट पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉन्सेप्ट पढ़ते ही न्यूमेरिकल हमारे सामने आ गया, तो इसमें डरना नहीं है। ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं समझता हूँ फिजिक्स को हमेशा इसी तरीके से पढ़ना चाहिए हमें, कि जो भी कॉन्सेप्ट करें उसके बाद में एक न्यूमेरिकल कर लें, 2 न्यूमेरिकल कर लें, 3 न्यूमेरिकल कर लें, तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रेंथन हो जाता है, हम फिर कभी उस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं सकते। चलिए देखिए क्या कहता है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग शोन इन फिगर दे रखी है और आसान क्वेश्चन हो गया, दैट इज 250 न्यूटन पर मीटर। सांस गहरी लो, न्यूटन पर मीटर एसआई सिस्टम का है, कुछ नहीं करना यहां तक, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब आपको डेल्टा एक्स जो है वो निकाल के देना है, ठीक है। अब बाकी की बातें क्यों कैसे क्या ये फिगर शो करती है, फिगर क्या क्या शो करती है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्मूथ सरफेस यानी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने इग्नोर करना है, उसको कहीं भी कंसीडरेशन में नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो बॉडी है इसका मास कितना है, 5 किलोग्राम है। तीसरी बात, ये बॉडी दौड़ती हुई आ रही है, किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकंड से। यहां पे ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें जाके टकराएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। यहां से जितनी ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के जाएगी उतना ही इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगी। बस वर्क डन निकालो इसका और बराबर कर दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के। दोनों फॉर्मूले अभी आपने पढ़े हैं। इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होगा, दैट इज हाफ mv² बराबर होगा किसके, हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब माइनस प्लस का साइन लगाने की यहां पे जरूरत आपको नहीं है। चाहो आप एग्जामिनर को प्लेजेंट देखना चाहते हो तो आप ये मॉड्यूलस लगा दो, मॉड्यूलस लगा दो, सिंपल सा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। आपको कंप्रेशन निकालना था, कंप्रेशन निकालना था तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू mv² ओवर के लिखो बच्चों, इसको स्क्वायर रूट कर दो। फॉर्मूले के अंदर जो चेंजेस हो सकते हैं वो सारे आपने कर दिए। अब ये आपकी अननोन क्वांटिटी एक तरफ हो गई, सारी नोन क्वांटिटी दूसरी तरफ हो गई। एसआई सिस्टम में सारी की सारी क्वांटिटीज को लेते हुए आप यहां पे मास, वेलोसिटी और के की वैल्यू डालो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करो। मैथमेटिकल पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने फिजिक्स ली हुई है तो अच्छे बच्चे हैं, आई होप सो आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था, क्या था, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन था। एक बात और, जब भी हम लोग यहां पर ये किसी भी जगह पर इक्वल का साइन लगाते हैं, जब भी इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये तो जरा देख लो ना बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा वैलिड है या नहीं, बिल्कुल है। दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन या दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बोथ साइड एनर्जी इज देयर, इट मींस दिस इक्वल साइन इज वैलिड। बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है जब भी इक्वल का साइन लगाओगे, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं अब ये न्यूमेरिकल का आंसर तो आप निकाल ही दोगे या आपका निकल ही गया होगा अब तक। तो देखें कैसे लिखना है सॉल्यूशन, ये सारा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ बीच में एक आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग मास इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब हम नए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा लंबा जरूर लग रहा है देखने में, लेकिन जितना लंबा होगा, जितनी ज्यादा बातें वो आपको बताएगा, उतना ही आसान न्यूमेरिकल आपका होगा। देखिए क्या है, तो स्टिमुलेट है कार एक्सीडेंट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, आभासी, जानबूझ करके किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किया गया काम, स्टिमुलेट। अगर आप कभी ब्रह्मोस गए हो तो वहां पे एक स्टिमुलेटर है, तो उसमें हम लोग आभास करते हैं हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं। तो एक्चुअल में हवाई जहाज नहीं उड़ा रहे होते, लेकिन कॉकपिट में बैठे होते हैं और सामने जो है वो उसी तरह का सिनेरियो हम लोगों के सामने होता है, साउंड उसी तरीके की आती है। तो स्टिमुलेटर या स्टिमुलेट का मतलब ये है कि जब हम कार बनाते हैं तो उसके सेफ्टी फीचर्स को मेजर करने के लिए, सेफ्टी फीचर्स को देखने के लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल कोलिजन कराते हैं, टक्कर कराते हैं। तो उसी बात को ये बता रहा है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। अब इसमें है क्या, बड़ा सिंपल सा, यहाँ पे वो स्प्रिंग लगा देते हैं, यहाँ से कार को दौड़ाते हुए लाते हैं और जाकर के इसमें टकरा देते हैं। तो कार में हार्म होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। सबसे बड़ी बात है कि सामने अगर टक्कर कराने के लिए किसी ट्रक से भिड़ाते तो ट्रक में भी नुकसान हो सकता था, इसलिए वो यहाँ स्प्रिंग पे ला करके काम करके छोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग है, कभी हार्ड स्प्रिंग लगाते हैं, कभी सॉफ्ट स्प्रिंग लगाते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहा है डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स
कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशन विद ए कार ऑफ मास। कार का जो मास है वो हमें 1000 किलोग्राम दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा। और इसके बाद में वेलोसिटी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 समझते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये आप डालेंगे तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड या वेलोसिटी के साथ में ये दौड़ती हुई आती है कार ऑन ए स्मूथ रोड। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको अगेन इग्नोर किया हमने। कोलाइड विद हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग, पहले ही डायग्राम में हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग हम लोगों ने बना रखी है, क्योंकि वर्टिकल कोलिजन कराना तो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो कार को ऊपर ले जाना होगा, नीचे स्प्रिंग लगानी होगी, ऊपर से कूदाना होगा, तो वो सब नहीं करते जनरली। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारा न्यूटन पर मीटर में दे रखा है, कुछ करना नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? अगेन बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट वही आ गया कि इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वो बराबर होगी किसके? हाफ के x स्क्वायर के। खुद बाहर निकली चुईया। बहुत लंबा सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टिमुलेटर क्या होता है, कार को किस तरह से टेस्ट करते हैं, ये सब बातें आपके दिमाग में घूम गई होंगी। अब YouTube पे जाओगे, देखोगे स्टिमुलेशन के बारे में, तो कुछ वीडियोस भी आपको मिलेंगी। लोग बड़े बड़े लगे हुए हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें। देखिए YouTube का यूज जो है हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन अधूरा होता है, ये पक्की बात है। और अधूरा ज्ञान जो होता है वो बड़ा नुकसान करता है। इसलिए हम लोगों को उस ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टडी वे रखना चाहिए। चलिए, तो ये सब चीजें बच्चों आप लोग डालेंगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मैं समझता हूँ इसमें कोई नई चीज या ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करे। देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। यहाँ पे हमने वही डाला, हाफ के x² इक्वल्स टू हाफ mv², आंसर निकल के आ गया कितना? 2 मीटर। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में छोड़ देता हूं, एग्जांपल नंबर 12। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर मुश्किल वाला हमारे लिए छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन मुश्किल हैं, सारे आसान हैं, बशर्ते आप जो है उनको करते हैं। तो आप करेंगे इसको, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अगेन मेरे को कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। अब मैं यहाँ आगे कॉन्सेप्ट लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का। देखिए हम लोग बहुत दिनों से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर उसको हम रिवाइज कर देते हैं। हमारे सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है, क्या है देखिए समझिए। मैकेनिकल एनर्जी सब लोग जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। क्या? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो और मे बी पॉजिटिव, बट काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। इंटरनल एनर्जी, देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, तो निश्चित रूप से क्या होता है, किसी सब्सटेंस के अंदर या कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स हैं, इनकी जो एनर्जी है उसको लेकर के है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी आप देखते हैं, किसी बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं तो नो डाउट इसका टेम्परेचर बढ़ा जाता है, कोई नई बात तो है नहीं, सब जानते हैं इस बात को। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें जो एबिलिटी टू डू वर्क होगी उसको हम लोग कहेंगे हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। अब कोई बच्चा कहेगा कोई चीज गर्म हो जाती है तो उससे काम कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। स्टीम इंजन के बारे में कभी सुना होगा, तो स्टीम इंजन में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, पानी की क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होता है तो उसको हम लोग बर्नर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या घर में जब मम्मी सब्जी बना रही होती है, कुकर में सीटी आती है, तो जरा उस सीटी के ऊपर कोई भी थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा रखोगे तो कुकर का जो बाल्ब है वो ब्लोन अप हो जाएगा। थोड़ा सा वेट रख के देखना, या वैसे उस सीटी को ही देख लो भैया, सीटी जिस पोजीशन में थी वो ऊपर आती है कि नहीं आती, और सीटी में वेट है या नहीं, वेट को ऊपर आना है, यानी हाइट के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, वर्क डन हो गया कि नहीं हो गया? अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये वर्क डन कर सकती है। चलिए, फिर है केमिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे डिफरेंट केमिकल्स के बारे में आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, आपने देखा है। सिंपल सा, मान लीजिए आपने चूना ले लिया और चूने को पानी में डाला, तो क्या होता है? हीट एनर्जी निकलती है, ऑब्वियसली हीट एनर्जी निकलती है। किसकी वजह से? केमिकल एनर्जी की वजह से, दैट इज केमिकल एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे आपके घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ट्यूब जल रही है, ये सब किसकी वजह से चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का या तो फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन का आपस का जो रिपल्सन है उसको लेकर के हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? किसी भी न्यूक्लियस को आप अगर तोड़ते हो या डिफरेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को जोड़ करके न्यूक्लियस बनाते हो, दो रिएक्शंस आपके सामने आती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। फिजन का मतलब बनाना और फिजन का मतलब तोड़ना और फ्यूजन का मतलब जोड़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फ्यूजन कराओ या फिजन कराओ, दोनों ही केसेस में एक ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि वहां से कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मास डिस्ट्रॉय होगा तो आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है E इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, where c is the velocity of light and E is the energy released and delta m is the mass defect या destroyed mass। destroyed mass का मतलब जो मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद में निश्चित रूप से मास जो है वो हमारा कम हो जाता है, मास हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप थे एनर्जी के बारे में। आई होप सो इन सबको जानते हो आप लोग पहले से। अब कुछ थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, किसी ने अगर महाभारत देखा हो तो उसमें एक गीता सार आता है, आत्मा अजर है, अमर है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई जला सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी मे बी व्हाट? कन्वर्ट। एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। एनर्जी को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज टर्म्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज हमने कहा है यहां पे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड? एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बाहर की चीज काम नहीं कर रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज आइसोलेटेड। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए आपने घर का ताला अंदर से लगा लिया, आप सब घर के अंदर बैठे हुए हैं, अब बाहर कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है या व्हाटएवर सो कोई लड़ रहा है या व्हाटएवर सो कोई सब्जी वाला जा रहा है, आपका तो ताला लगा हुआ है, तो बाहर वाला कोई भी चीज जो है वो आपको अफेक्ट नहीं कर रही। इट मींस यू आर आइसोलेटेड। अब तो क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है कि भैया किसी को क्या हो गया, कोविड हो गया तो हम कहते हैं क्वारंटाइन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वारंटाइन वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन जैसा ही है। आइसोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं, बाहर की एजेंसी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डालें या वो बाहर की तरफ कोई इफेक्ट ना करे। बिल्कुल इसी तरीके से क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई बाहर का फोर्स काम नहीं कर रहा, आइसोलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में उस सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। As the entire universe may be regarded as an isolated system। हम पूरे यूनिवर्स को ले लें तो अब यूनिवर्स के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो उस पर इफेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जब इफेक्ट नहीं करेगा तो पूरे यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। बस एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम लोगों ने आज यहां तक पढ़ी। अब मैं एक छोटी सी बात आपको पावर के बारे में और कराता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पावर का जो कॉन्सेप्ट है, नो डाउट अगेन बहुत अच्छा सा है, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। 5-10 मिनट में हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट ठीक खत्म कर लेंगे और फिर हम क्लास को रिवर्स कर देंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने वर्क डन तो निकाल लिया। वर्क डन को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, आपने कितनी देर में कितना काम किया, दैट इज टर्म्ड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब इसमें कितना देर में टी ले लो, 1। एसआईयू सिस्टम में ले रहे हो तो सेकंड, और अगर आप एफपीएस में ले रहे हो तो सेकंड, अगर आप सीजीएस में ले रहे हो तो सेकंड। टाइम का तो मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा 1 सेकंड ही लेना है। किसके लिए? पावर के लिए। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक
सेंटेंस में, एक फ्रेज में डेफिनेशन खत्म हो जाती है। लेकिन क्या होती है, कैसे होती है, क्या डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, कैसे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ये बात अभी पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको मैं क्या कह सकता हूं, W/T। अगर इसका मैं इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट लेता हूं तो dW/dt, यानी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए और स्मॉल वर्क डन की बात मैं करूंगा। dt स्मॉल, स्मॉल का मतलब जितना छोटा आप ले सकते हो, जैसे ही आपके पास में घड़ी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस काम को कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर की बात हम लोग कर रहे थे, तो P एवरेज इक्वल्स टू W/T, और अगर आप P इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो दैट मस्ट बी dW/dt। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट, पावर। एग्जैक्टली, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। It may be positive, it may be negative, it may be algebraic, but it is scalar. Never it have a it may be positive, it may be negative, but exactly it have no direction. It have no direction. तो बच्चों, पावर जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करता हूं तो मुझे क्या करना है, वर्क डन की डायमेंशंस के नीचे डाल देना है टाइम की डायमेंशंस को। वर्क डन की डायमेंशंस है ml2t-2 ओवर टाइम, दैट इज इक्वल्स टू ml2t-3। दैट विल बी अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डायमेंशंस ऑफ पावर। अगेन आई वुड लाइक टू recap. Power is a scalar quantity. It may be negative, it may be positive, but never it have a direction. तो पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसकी यूनिट क्या है, वॉट। वॉट को मैं और एलोबरेट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, वर्क डन के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड यही होता है वॉट। तो बेसिकली जेम्स वॉट है, तो जेम्स वॉट साइंटिस्ट ने वर्क और एनर्जी दोनों को आपस में कोरिलेट करने का काम किया था। इसलिए हम लोग उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जो पावर की यूनिट है उसको क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। अब अगर बड़ा करना है तो आप इसको लिख दो kW, किलोवाट। किलोवाट का मतलब किलो स्टैंड फॉर 1000 और वॉट। तो अगर 1000 वॉट है यानी कि आप 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हो एक सेकंड में, तो वो 1000 वॉट कहलाएगा। 1000 वॉट को ही आप लोग क्या कहते हो, kW कहते हो। आई होप सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहां पे किलोवाट का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। एक यहां पर कन्वेंशनल यूनिट और आती है, तो वो कन्वेंशनल यूनिट डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। कन्वेंशनल यूनिट है हमारी हॉर्स पावर। तो बच्चों, जो हमारा इनिशियल एज था, अर्ली एज था साइंस का, उसमें हम लोग एक एवरेज घोड़े की ताकत से कंपेयर करते थे बाकी सारी की सारी पावर्स को। एक एवरेज घोड़े की पावर से कंपेयर करते थे बाकी सारी की सारी पावर्स को डियर स्टूडेंट्स। तो एक एवरेज घोड़े की पावर होती थी 746 वॉट। जब हमने बाद में आकर के इसको क्या किया, कंप्यूट किया, तो दैट इज 746 वॉट इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी यूनिट्स आपको आई क्लियर हो गई होंगी। अब इंस्टेंटेनियस पावर की बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे आपको टाइम को कैसा लेना है, छोटे से छोटा लेना है। वर्क डन भी ऑब्वियस है छोटा ही होगा, तो पावर इक्वल्स टू dW/dt अगर आप लिखते हो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगर आप बात करोगे तो पावर एज डॉट प्रोडक्ट। अब पावर को मैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे ले सकता हूं, जरा समझिए। देखिए, मैं यहां से थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। इस dW को लिखता हूं F × dx, अपॉन में क्या है dt। अब कोई बच्चा यहां घबरा मत जाना कि ये dW और डेल्टा t, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। जब बहुत छोटा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है तो d लिखते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो डेल्टा लिखते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैंने वर्क डन को लिखा F × dx और डेल्टा t को लिखा dt। अब नो डाउट f और dx/dt को लेकर के मैं क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो F × v। अब पावर मेरे पास आ गया क्या, F × v। ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों,
कहीं ना कहीं स्केलर प्रोडक्ट है, तो एफ वी कॉस थीटा इक्वल्स टू पावर। ये बात है बच्चों, जिधर फोर्स लगाया है अगर उधर ही वेलोसिटी है तो थीटा मेरा हो गया 0। मैंने जिधर फोर्स लगाया है उसके परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी है तो ऐसी स्थिति में ये मेरे पास हो गया क्या, पावर इक्वल्स टू 0। अगर मैंने जिधर फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो पावर हो गई मेरी नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा था पावर इज ए अलजेब्रिक क्वांटिटी, इट मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी 0, बट देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ पावर। तो आई में डिस्कस हियर व्हाट डॉट प्रोडक्ट। तो एग्जैक्टली फोर्स और वेलोसिटी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मुझे क्या देता है, पावर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था हमारा पावर को लेकर के। आई होप सो मोस्टली चीजें इसकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट और आता है, इसको मैं थोड़ा सा और देख सकता हूँ। क्या है किलोवाट आवर? डियर स्टूडेंट्स बड़ी मजेदार सी चीज है जो हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिकल मीटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारा रीडिंग लेता है उसे बोलते हैं 1 यूनिट। तो एग्जैक्टली ये 1 यूनिट ही है। अब ये 1 यूनिट क्या है इसे जरा हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग कहते हैं KWH, किलोवाट आवर, या इसको कहते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या बोर्ड ऑफ कॉमर्शियल यूनिट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसको एलोबरेट करते हैं। K स्टैंड फॉर 10 टू पावर 3 यानी 1000, W स्टैंड फॉर जूल अपॉन सेकंड, और R स्टैंड फॉर अगेन 3600 सेकंड। अब मैं सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट करता हूं। 10 टू पावर 3 ये है, 3600 ये है, ये कैलकुलेशन मैंने यहां पे डाल दी, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो एग्जैक्टली 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी जब हम लोग इतने जूल एनर्जी खर्च कर लेते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर में 1 यूनिट आगे बढ़ जाती है। उस 1 यूनिट का हम लोग पैसा देते हैं जो भी हमें रेट लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू पावर एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज BOT या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसमें से सिर्फ यूनिट हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं। अब एज यूजुअल एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के बाद में छुट्टी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट छुट्टी के नाम पे थोड़ी खुशी तो हो जाती है ना, लेकिन ये खुशी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती। अब यहाँ कोई बच्ची खुशी तो नहीं बैठी हुई, खुशी बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो छुट्टी वाली खुशी है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। जरा न्यूमेरिकल की बात हम लोग करते हैं। तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल में। ए कार ऑफ मास 200 किलोग्राम, मास दे रखा है कार का 200 किलोग्राम, लिफ्टेड अप डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाई ए क्रेन 1 मिनट। 1 मिनट में इस कार को कितना 30 मीटर अपलिफ्ट कर दिया। ये 30 मीटर था और ये 1 मिनट था और ये हमारे पास 2000 किलोग्राम की कार थी। तो बड़ा सिंपल सी बात है भैया, यहां से यहां ले गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वही तो वर्क डन है। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, mgh लिख सकता हूं, अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दूं तो भैया आ गई पावर। क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। m मेरे पास है 2000, g है मेरे पास 10 और हाइट है मेरे पास 30, टाइम है मेरे पास 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम में तो ले जाना पड़ेगा। तो ये यहां से पहली क्रेन की पावर आ गई। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब दूसरी कहता है सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट। अब जो दूसरी क्रेन है वो दूसरी क्रेन इसी काम को 2 मिनट में करती है। तो भैया पावर ऑफ सेकंड क्रेन आप लगा दो, दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि उसको 2 मिनट लग रहा है। तो ये पावर 2 आ गई, ये पावर क्या आ गई 1 आ गई। दोनों पावर को उसने कंपेयर करा रखा है तो आप कंपेयर कर दीजिए। अब आगे की बात कर रहे हैं नेगलेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे हमने कौन सा लिया था, हमें तो पहले ही पता है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमारे फर्स्ट स्टेज के न्यूमेरिकल्स हैं, एक कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल। देखें तो छोटा सा न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट है कि भैया यहाँ पे वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के साथ में कंपेयर कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अब छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये सारी करनी ही पड़ेंगी। अब कोई कहता है जी मैं सिलेबस में से पोटेंशियल एनर्जी हटा देता हूं, वर्क डन नहीं हटाता। अरे भैया कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों आपको जो भी मार्केट में चल रहा है कि सिलेबस में से ये कम हो गया वो कम हो गया, कुछ भी कम नहीं हो गया।
आप जो है ना थॉरोली सारी चीजों को करो, तभी फिजिक्स हो पाएगी, वरना तो दुखी करेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने यहां पहले ही इग्नोर कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। अब एक बात और भी थी, यहां वो बीच में पूछ रहा था हमने क्या, डू द क्रेन्स कंज्यूम सेम और डिफरेंट फ्यूल। अरे भैया, फ्यूल का कंजप्शन पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फ्यूल का कंजप्शन डिपेंड करता है वर्क डन के ऊपर। तो वर्क डन तो दोनों क्रेन बराबर कर रही है। जब वर्क डन, अरे वही कार है, वही 30 मीटर ऊपर ले जाना है, एक जल्दी ले जा रही है, एक देर से ले जा रही है। जल्दी ले जा रही है उसका इंजन ज्यादा खाएगा लेकिन कम समय तक खाएगा, और जो धीमे धीमे ले जा रही है उसका इंजन कम खाएगा लेकिन ज्यादा देर तक खाएगा। खाएंगे दोनों बराबर, सिंपल। तो वर्क डन दोनों का सेम है, इसका मतलब फ्यूल कंजप्शन भी दोनों का सेम होगा। तो आज की क्लास डियर स्टूडेंट्स मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग घर से करके लाएंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे पोस्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दे रखा है, डायग्राम यहाँ नहीं दे रखा है, डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, दोनों केसेस में पावर निकाल के दिखा दी, और जो फ्यूल कंजप्शन है वो सेम आपको बता दिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको घर से करना है। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट क्लास।